group at benzene ring. OH group. On benzene ring is highly activating group. Highly activating group in EAS reaction. In EAS reaction. Except in case of Friedel-Crafts reaction. Except in case of Friedel-Crafts reaction. Due to formation of ये वाला कंपाउंड, वो जो कंपाउंड बना है ना ब्रैकेट में, ये कंपाउंड बना देना। अब ये कंपाउंड बनता है क्योंकि देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, है ना, तो कौन सा रिएजेंट नेसेसरली यूज करना पड़ेगा? अबे कौन सा रिएजेंट नेसेसरली यूज करना पड़ेगा? AlCl3। अब AlCl3 यूज करेंगे तो जो OH का लोन पेयर है वो किसको चला जाता है? AlCl3 को चला जाता है। तो OH किसकी वजह से एक्टिवेटिंग ग्रुप था? अपने लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर डोनेट कर रहा था रिंग को, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बन रहा था। पर अब क्योंकि AlCl3 ले लिया है तो अब ये लोन पेयर AlCl3 को चला गया, तो अब बेंजीन को नहीं मिलेगा, तो अब उतना एक्टिवेटिंग नहीं रह जाता, नॉर्मल ही एक्टिवेटिंग रहता है, उतना कोई खास एक्टिवेटिंग नहीं रहता। और इसी वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूशन होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, हैलोजिनेशन करते हैं तो तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक, बाकी कोई भी रिएक्शन कराएंगे तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होता। ठीक है, हाँ, वहीं पर अगर FeCl3 ले लेता तो क्या होता है? फिर तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता। ठीक है, छाप लो इसको, पढ़ा रहे हैं। FeCl3 उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो ये OH से लोन पेयर लेगा ही नहीं। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है ये वाले, इसमें CH3COCl है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दिख रहा है ना? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3CO ग्रुप अटैक करेगा और ये जाके जोड़ेगा यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और सिर्फ एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा, है ना, एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और कोई भी ES रिएक्शन कराते हैं तो ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, पर जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो वो उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए लिखवा रहे, लिख लिया? अगला क्या रिएक्शन था? KOH और CO2 वाला। हाँ, ये एक रिएक्शन है जिसका नाम है इसलिए पढ़ना। अगली जो रिएक्शन है वो है KOH और CO2 वाली। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनना, है ना, छापना नहीं, पहले समझ लो उसके बाद फिर करना। ठीक है, ये फिनॉल है हमारा,
जब KOH के साथ रिएक्शन होगा, NaOH के साथ KOH के साथ रिएक्शन होता है, तो ये एक एसिड है और ये एक बेस है, क्या रिएक्शन होगा बे? वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा O-, यही आएगा। और K+ तो यहाँ रहता ही है, K+ की चिंता नहीं करेंगे। स्पेक्टेटर आयन है, चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा ऑक्सीजन बड़ा बनाता हूँ, नेगेटिव चार्ज छोटा बनाता हूँ, उल्टा ही बन गया था, ठीक। इसका रिएक्शन जब CO2 के साथ होता है, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, तुम्हें पता है ना? आई होप कि तुम्हें CO2 का स्ट्रक्चर पता हो, ये बताने की जरूरत न पड़े। तो CO2 कैसे अटैक करता है वो दिखाता है ना, ध्यान से फॉलो करना। तो CO2 में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बे? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो CO2 है, ये जाके अटैक करता है यहाँ पे, ऐसा यहाँ जाके जुड़ेगा। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे, दिख रहा? अरे दिख रहा है ना? और इस जगह पे हाइड्रोजन आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा, फॉलो कर रहे हो ना भैया? अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया क्या क्या किया मैंने एक ही बार में? तो CO2 का बॉन्ड तोड़ा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज लाया, उस कार्बन को वहाँ पे अटैक करा और फिर जो जहाँ बॉन्ड बनना था उसको बना दिया, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए बनाया मैंने, दिखाते कैसे हैं वो बताता हूँ, ठीक है। इसमें दिखाते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आया, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाया, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक किया और फिर ये वाला कार्बन का बॉन्ड ऐसे टूटा, ठीक है। समझते वैसे हैं, दिखाते ऐसे हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और ये ऐसे गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं है यहाँ पे जो इसका कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे और ये वाला इधर आएगा। देखो ध्यान से क्या बनेगा, O पे माइनस और यहाँ पर ये COO, O पे माइनस, यही आ रहा? यही आ रहा ना? अब यहाँ पे एक H+ मिला, एक ही H+ है। अब तुम ये बताओ कि वो H+ कौन से ऑक्सीजन पे जाएगा? ये पहले वाले ऑक्सीजन पे या फिनॉल वाले ऑक्सीजन पे? तो दो कंपाउंड पॉसिबल है यहाँ पे, दोनों बना देता हूँ मैं, तुम बताना कौन सा सही है। एक तो ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। H को वहाँ लगा, H को यहाँ लगा, ठीक है। सोच लो बढ़िया से, कितने लोगों को लगता है कि ये वाला कंपाउंड बनेगा? H+ का अटैक वहाँ इस वाले ऑक्सीजन पे होगा? उठाओ 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 उठाओ। और कितने लोग लगता है कि ये वाला कंपाउंड बनेगा? अबे ऊंचा थोड़ा, तू हमेशा ऐसे ही हाथ किए हुए है तो पता नहीं चल रहा है कि किस पे हाथ उठा रहे। और बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि फिनॉल? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा या कार्बोक्सिलेट आयन? तो फिनॉल वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो H+ कहाँ जाएगा? फिनॉल वाले पे अटैक करेगा, ठीक है। और यही बनता है, ये नहीं बनता, ठीक है। खैर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो वापस से फिर ये यही बन जाता है, दोनों जगह H जुड़ जाएगा। वो क्वेश्चन पूछने कोई मतलब नहीं था, पर पूछना इसलिए जरूरत था ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें वो पता है या नहीं पता, पता होना चाहिए था। और मैंने ऑर्थो पे ही अटैक क्यों कराया है? अबे ऑर्थो पे अटैक क्यों कराया? क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रही है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक। ओवरऑल सब जगह अटैक होता है, पैरा पे भी अटैक होता है, मेटा पे भी अटैक होता है, पर क्योंकि ये O- बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों जगह जोड़ता है। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड दोनों बनता है, पर ऑर्थो वाला ज़्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सुने हो कभी? उसमें कौन सा ग्रुप निकलता है? कार्बोक्सी ग्रुप निकलता है। तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और वैसे इसका नाम भी है, इसको कोल्वेज रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कोल्वेज रिएक्शन। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ से बना सकते हो। यहाँ लिखोगे पहला KOH प्लस CO2, फिर दूसरा H प्लस और पानी, फाइनली ये बने। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना भैया? क्या आप लिए? लिख लिया? अरे लिखा ना? अगली जो रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी ध्यान से देखो। CH, ये क्या लिखा है यार, CHCl3 ना? देखते हैं। फिनॉल है। अब फिनॉल का KOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या ही बनेगा बे? फिनॉक्साइड। ये तो दिख रहा है ना? और CHCl3 का तुम्हें याद होगा, कई साल पहले मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था और मैंने बताया था कि KOH के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ से H निकलता है और यहाँ से Cl निकलता है और HCl निकल जाता है, जो कि KOH के साथ रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दिख रहा? डाइक्लोरोकार्बिन। याद है? ये सिंगलेट कार्बिन बनता है कि ट्रिपलेट कार्बिन बनता है? हाँ? ये याद नहीं होगा?
कितने लोगों को लगता है कि ये एक सिंगलेट कार्बन है क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है? और कितने लोगों को लगता है कि ये ट्रिपलेट कार्बन होगा क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है? कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठाए हैं एज यूजुअल। मैं पूछता ही क्यों हूं, मैं कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब ठीक है, तो यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा भाई? हेट्रोलिटिक, तो Cl माइनस निकल के जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये एक सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट, अच्छा कार्बिन जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल? कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल? यार यहाँ आवाज ही कट रहा है यार। इलेक्ट्रो है कि न्यूक्लियो? इलेक्ट्रोफाइल, पता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ देख O माइनस, देखो OH बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है, पर O माइनस और भी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि O माइनस जब नेगेटिव चार्ज देगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब इसके ऊपर ये जो Cl है इसके ऊपर ऐसा अटैक करता है, ठीक है, और ये बनाता, देखो ध्यान से क्या बनेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H रहेगा, यहाँ CCl2 माइनस, और यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा तो ये बनाता, ठीक है। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको दिखाते समझते ऐसे हैं, दिखाते ऐसे हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ अटैक, ठीक है। तो कार्बन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अच्छा लग रहा है देखने में? अब अच्छा लग रहा है? नहीं, तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है और वापस से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करता है, जैसे कि एक एक नॉर्मल, यार ये ठीक से इस साइड से नहीं लिख पाता हूँ मैं, लिख तो खैर इस साइड से भी नहीं पा रहा हूँ। O पे माइनस आता है और यहाँ CH Cl2 का फॉर्मेशन, ठीक है। ऑर्थो पे क्यों अटैक कराया है ये भी जस्ट बताएंगे अभी, है ना। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे KOH प्रेजेंट है, KOH प्रेजेंट है, ये क्या करता है, यहाँ पे देख CH है, दोनों जगह Cl लगा हुआ है, क्या लगता है बे KOH क्या करेगा यहाँ पे? दोनों Cl को हटा के क्या लगा देगा? OH। अब क्या एक ही कार्बन पे दो H ग्रुप स्टेबल है कि नहीं है बे? नहीं है, तो यहाँ से वाटर निकलता है और ये बनता है, मिटा ही दो यार, ये बनता है। और जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा, तो ये बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अरे कहाँ गया, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की जगह पे CHO लगा देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? सैलिसल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग राइमर टेमन रिएक्शन बोलते हैं। स्पेलिंग मुझे नहीं आती है तो मैं अपने मन से लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसा ही कुछ होता है। ऐसा ही कुछ होता है एग्जैक्ट। क्या क्या हो बे? सही लिख दिया क्या मैंने? तो गलती हो जाती है यार कभी कभी ऐसे, ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। मुझे मेनली कंफ्यूजन होता है ये EI और IE में, क्योंकि कहाँ पर EI है और कहाँ पे IE है वो मुझे नहीं मालूम। पहले तो जब एकदम स्टार्टिंग में था तो मुझे इसी में कंफ्यूजन था कि R यहाँ लगेगा कि N यहाँ लगेगा, रीमन टीमर रिएक्शन तो नहीं होता, तो मुझे बड़ा उसमें कंफ्यूजन रहता। नेमिंग रिएक्शन भी है और मैकेनिज्म भी सिलेबस में है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये दोनों रिएक्शन, कोल्वेज रिएक्शन और रीमर रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ही बनता है। छाप लिया होगा। क्लास आज थोड़ा सा एक्सटेंड होगा जब तक ईथर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। ये सोच रहे हैं ईथर शुरू ही नहीं हुआ, खत्म कैसे होगा? ईथर खत्म करके जाएंगे। आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे को दो दो क्लास लगी है यार, 8:30 बजे से क्लास लगी हुई है एक तो। चलो। क्या? ये 4 दिन में एल्डिहाइड कीटोन तो खत्म हो जाएगा, 4 क्लास में। आज आज एक ही क्लास था, अब क्या करते हैं, मैं बोला कि लगा दो पर लगाए नहीं तो। अब मैं थोड़ा लेट भी आया था। तू लोग तो और भी लेट है, तू लोग बाहर क्या कर रहे थे? इसीलिए क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आज। आज फास्ट है मेरा, तो आज वैसे भी खाना नहीं खाने वाला हूँ। वेरी गुड। ठीक है। क्या कह रही हो? क्यों? लास्ट क्लास में बोले थे, जब आखिरी क्लास होगी ना, जब अमीन्स पढ़ाएंगे तब, अमाइंस वाले दिन। अरे अल्कोहल तो खत्म हो गया ना। क- अच्छा, वो कह रहा है अल्कोहल, अमाइंस वाले दिन अल्कोहल। छाप लिए? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। नहीं। अरे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना है, नहीं नहीं बोलना, उसमें नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे, वो कह रहा है एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। ये वाला कर लिया ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसकी जरूरत भी नहीं है। फिनॉल है। इसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन दिए भी थे, है ना, CCl4 के साथ रिएक्शन कराओ KOH के प्रेजेंस में, और फिर उसमें एसिड वाला पानी डाल दें। और सेम यही क्वेश्चन कराना है, पर इस बार CH2Cl2 लेना है KOH की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन कराना है। एक और रिएक्शन है जो कि ये 3 रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, जल्दी से बनाओ। तुम्हारे पास समय सिर्फ 5 मिनट का।
कर लिया। देखो इसमें भी सेम वही होगा, क्योंकि यहाँ CCl4 है, तो जब यहाँ बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ CCl3 प्लस अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फिनॉल है ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ इसके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, और फाइनली सब करने के बाद यहाँ पे O पे माइनस और यहाँ C के साथ 3 Cl जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये 3 Cl जुड़ा रहेगा, KOH के साथ रिएक्शन होगी, तीनों Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा बे? OH में। अब एक ही कार्बन पे 3 OH ग्रुप स्टेबल हैं कि नहीं है बे? बिल्कुल नहीं है। तुरंत क्या बनाएगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है ना? बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले, और जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे जगह ही नहीं है, यहाँ पे ये बनेगा, ऊपर बना देते हैं थोड़ा छोटा करके, ये बन जाता। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक H निकालना, एक Cl निकालना, तो ये वाला एक कार्बन अटैक करेगा CHCl, जैसे वहाँ CCl2 अटैक करता था, इसमें एक जगह पे Cl और एक जगह पे H लगा रहेगा, वो अटैक करेगा। अब वो अटैक करेगा तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। ये आएगा, और यहाँ से जब AOH KOH रिएक्ट करेगा तो ये वाली जगह पे OH लग जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। दिख रहा है ना? यहाँ बना हो, यहाँ बनाओगे, देख लेना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। फाइनली यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट बना लेना। कर लिया? लिखो, ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो ROR' ये होता है। ROR, ये नेसेसरली दोनों एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? अल्कोहल। और दोनों ही हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पानी। तो दोनों साइड अपने को एल्काइल ग्रुप ही चाहिए, ठीक है। दोनों साइड एल्काइल ग्रुप चाहिए तभी ईथर बोला जाएगा, ठीक है।
अब ईथर का जो नाम होता है तुम्हें पता है कैसे लिखा जाता है? एल्कॉक्सी एल्केन, ये मालूम है ना? ईथर कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अरे चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं बे? नहीं। पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म करेगा। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। मेटामेरिज्म बिल्कुल शो करेगा, मेटामेरिज्म ही तो शो करता। टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ऑप्टिकल शो कर सकता है, बाकी सब कुछ नहीं। मेनली इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना। लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिर्फ दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और दो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको पढ़ा के छोड़ देंगे। ठीक है, खाली दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब भी कोई अल्कोहल लेते हैं ऐसा, दो अल्कोहल ले लो और इसमें H2SO4 डालो, क्योंकि पानी निकालने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, ऐसे डब्बा बनाएंगे, कहीं से भी OH और कहीं से भी H निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH निकालो, सब एक ही बात। वाटर निकलेगा और जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा? ईथर बन। दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? ये समझ में आ रहा है? जल्दी छापो। ठीक, यहाँ देखो। तो अगर यहाँ पे जैसे कोई कंपाउंड लेते हैं CH3OH को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो क्या बनेगा? ये समझ में आ रहा है? बनाओ। ये बनेगा मिथॉक्सीमीथेन। इसको हम लोग डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं, क्योंकि दो मिथाइल लगा हुआ है। अगर इथाइल अल्कोहल लेते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बनाओ जल्दी से। लिख लिया? यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा फिर? ये एक डाई इथाइल ईथर बनेगा। दिख रहा है ना? अबे दिख रहा है? ये तो सब लोग बना। ठीक। पर मुझे ना कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी जब मैं एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहा था, तो वहां भी मैंने यही पढ़ा था कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो यहाँ पे इसी अल्कोहल से मैंने क्या बनाया था? एल्कीन बनाया था। याद आ रहा है? तो जब एल्कीन पढ़ा रहे थे तो इस क्लास में, उस क्लास में एल्कीन बनवाया। जब यहाँ ईथर पढ़ा रहे हैं तो इसी रिएक्शन से ईथर बना देंगे क्या?
ये वाले रिएक्शन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो एल्कीन बना है तो तुम्हारा एल्कीन बन गया, यहाँ ईथर पढ़ा है तो ईथर बना रहे हैं, तो अपनी मर्जी जो मन के वो बनाएंगे क्या? तो क्या बनेगा एग्जैक्टली, एल्कीन बनेगा कि ईथर? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि रिएजेंट भी सेम हो, रिएक्टेंट भी सेम हो और प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा हो, ऐसे में जो कंडीशन होता है वो अलग अलग हो सकता है। और मेनली जो कंडीशन होता है वो टेम्परेचर का कंडीशन होता है या फिर कंसंट्रेशन का होता है। और मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया जाता है इस जगह पे, वो यूज किया जाता है 5% कंसंट्रेट H2SO4। और जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 130 से 140 डिग्री लोअर टेम्परेचर। ठीक है, कहीं कहीं पे ये 120 से 130 भी लिखा रहता है, 130 से 140 भी। मैंने 130 से 140 लिखा है, एनसीईआरटी में कितना लिखा पता नहीं। पर यहाँ पर जो H2SO4 होता है ये 50% कंसंट्रेट H2SO4 होता है, ये थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन का होता है। और जो टेम्परेचर होता है ये 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं कहीं पे 160 से 170 भी लिखा हुआ है। तो मोर और लेस 160 से 180 इसको मानोगे और 120 से 140 इसको मानोगे। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करा रहे हैं और लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन देखो दोनों ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। H2SO4 अलग अलग, ये ऊपर वाला भी कंसंट्रेटेड है, नीचे वाला भी कंसंट्रेटेड है, ये नहीं कि ये डाइल्यूट है, ये भी कंसंट्रेटेड है, पर इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम है और इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। और इस केस में टेम्परेचर भी थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो ऐसे में ये प्रीडोमिनेंटली बनता है जब लो टेम्परेचर लो कंसंट्रेशन पे हो, और इस में ये वाला प्रीडोमिनेंटली बनता है जब हाई कंसंट्रेशन हाई टेम्परेचर पे हो। अब तुम कहोगे ये तो याद करना पड़ेगा फिर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये कैसे पता चलेगा भी कि कहाँ क्यों इस वाले केस में ये बन रहा है और इस वाले केस में ये बन रहा है? इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? मैकेनिज्म से। लिखो मैकेनिज्म, लिखना मैकेनिज्म, ये छाप लियो ना? चलो मैं बताता हूँ। जब इथाइल अल्कोहल होता है, ध्यान से सुनना क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो गलती कर दो। इथाइल अल्कोहल का अटैक होता है H+ के ऊपर, या H+ का अटैक होता है इथाइल अल्कोहल के ऊपर, दोनों में से कुछ भी करके देख लो। H+ का अटैक कराने तो तुम्हें आता ही है ना। H+ का अटैक होता है तो क्या बनेगा? क्या लिखा गया था? अच्छा, वो कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो गया। ये बनता है और यहां से वाटर निकलता है। अभी ध्यान से फॉलो करना, यहां पर ये कार्बोकैटायन बनता। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन के पास दो ऑप्शन, एक तो ये हाइड्रोजन है, इसको यहां से हाइपर कंजुगेशन कराए, H+ निकाले और एल्कीन बना ले। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि इसी कार्बोकैटायन के ऊपर दूसरा इथाइल अल्कोहल अटैक कर दे, ऐसे जैसे अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 OH CH3 सॉरी CH2 CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है? और क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से ये निकलेगा और ये बना लेगा। ठीक है, और H+ निकल जाएगा, यहाँ से भी H+ निकल रहा है, यहाँ से भी H+ निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ से H+ जो निकल रहा है उसकी वजह से एल्कीन बन रहा है, और इसमें अल्कोहल का अटैक के बाद से जब H+ निकल रहा है तो यहाँ ईथर बन रहा है। दोनों मैकेनिज्म समझ में आ रही है? ये बताओ कौन सा मैकेनिज्म कराना आसान, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ऊपर वाले में एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दिख रहा है, और नीचे वाले में यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड बनाना आसान होता है कि बॉन्ड तोड़ना भी? बॉन्ड बनाना ज्यादा आसान होता, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाना का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करना। ठीक है, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी क्या होती है?
एब्जॉर्ब होती है। इस प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? हाई। और इस प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगा? लो। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? नीचे वाली रिएक्शन फास्ट होगी, ऊपर वाली रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। अभी जो बोलेंगे फिर से ध्यान से सुनते रहना। मान ले कि मैं हाई कंसंट्रेशन लेता हूं और हाई टेम्परेचर लेता हूं, ठीक है? हाई कंसंट्रेशन लूंगा और हाई टेम्परेचर लूंगा तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रहेगा, तो ये सारे H प्लस अटैक करेंगे इस अल्कोहल के ऊपर और सबको क्या कर देंगे? ऐसा प्रोटोनेट कर देंगे। दिख रहा है? तो सारे अल्कोहल ऐसा प्रोटोनेट हो जाएंगे और सारे अल्कोहल, ऑलमोस्ट सारे अल्कोहल यहाँ पे क्या बना लेंगे वे? कार्बोकेटाइन। ठीक है? और सारे अल्कोहल जब कार्बोकेटाइन बना लेंगे तो इस कार्बोकेटाइन के पास क्या कोई ऑप्शन है कि ये इधर चला जाए? क्योंकि अल्कोहल है ही नहीं अटैक करने के लिए, तो इधर नहीं जा पाएगा तो किधर जाएगा? इधर। और इधर जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसको क्रॉस कराने के लिए अपने को टेम्परेचर भी क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 लेंगे तो सारे अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएंगे, सबके सब कार्बोकेटाइन बना लेंगे, ऑलमोस्ट सबके सब कार्बोकेटाइन बना लेंगे। तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ कौन सा रिएक्शन होगा? ये वाला। और क्या बनेगा? एल्कीन। दिख रहा है? पर मान ले कि मैं लो कंसंट्रेशन लेता हूं और लो टेम्परेचर लेता हूं, ठीक है? तो लो कंसंट्रेशन लूंगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। तो क्या सारे अल्कोहल प्रोटोनेट होंगे कि नहीं होंगे बे? तो कुछ अल्कोहल कार्बोकेटाइन बना ले, ठीक है? और कुछ अल्कोहल ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है? पर क्योंकि टेम्परेचर लो है तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, एक इधर से भी जा सकता है और इधर से भी आ सकता है। दोनों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? ये नीचे वाला, क्योंकि ये लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला है तो ये वो अटैक करेगा और रिएक्शन इधर से ही जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर पे ईथर बनेगा और हाई कंसंट्रेशन हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनेगा। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से समझाओ। ठीक। तो जब H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो सारे अल्कोहल गायब हो जाएंगे। तो अब इस कार्बोकेटाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये इधर से जाए कि इधर से जाए, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, ठीक है? तो यही ऑप्शन है और इसको क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर रखना ही पड़ेगा। लो टेम्परेचर रखेंगे तो क्रॉस ही नहीं हो, तो यहीं पर रह जाए, ठीक है? लेकिन अगर लो टेम्परेचर लो कंसंट्रेशन रखते हैं तो इसके पास दो ऑप्शन है कि उधर से जाए या इधर जाए, तो ये वाला रास्ता आसान है इसलिए इधर चला जाए। समझ में आ रही है बात? और इसीलिए पहले वाले केस में एल्कीन मेजर बनता है और दूसरे वाले केस में क्या बनता है? ईथर मेजर बनता है, ठीक है? टेम्परेचर को अच्छे से याद रख लेना, मेनली एग्जाम में टेम्परेचर की वजह से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? छाप। हाँ बोल। क्या? हाँ हाँ। हम्म। हाँ, उससे H प्लस ज्यादा क्यों हो जाएगा? जो H प्लस यहाँ अटैक किया उतना ही H प्लस यहाँ से निकल रहा है, कंसंट्रेशन कैसे ज्यादा हो जाएगा? देखना, एक गया H प्लस, ये बना, वाटर निकल गया तो ये एक बनेगा, वही एक अटैक करेगा तो एक ही H प्लस निकलेगा, तो H प्लस बढ़ेगा कैसे? कंसंट्रेशन सेम रहेगा। और इसीलिए H2SO4 यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया, मतलब वो एज अ कैटलिस्ट ही है, उससे H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रहा, बस वो कैटलिस्ट, ठीक है? एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको।
क्या 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो फिर एल्कीन का फॉर्मेशन हो, क्योंकि इस पे अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, तो ये वाला अटैक नहीं हो पाएगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा उधर से ही चला। ठीक है, छाप लिया। एक और चीज़ है जो इसमें तुम्हें जाननी है, अगर दो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेशन में डालते हैं, मतलब मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों को मिलाते हैं, तो जो डब्बा बनाने वाले लोग हैं वो इस तरह से डब्बा बनाएंगे और उनको लगेगा कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि लॉजिकल लगता है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ यही नहीं बनता है, यहाँ पर क्या भी बनेगा वे, डाई मिथाइल ईथर भी बनेगा और डाई इथाइल ईथर भी बनता है। देख रहा है ये क्यों बनता है, पढ़ा है कभी, वुड्स रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो ये मेथड बहुत सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि नहीं है? नहीं है ना, ये उतना सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है अनसिमेट्रिकल के लिए। लिखो, दिस मेथड इज नॉट अ वेरी सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दिस मेथड is not a very suitable method of preparation for unsymmetrical ether, for unsymmetrical ether। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे बे? उसके लिए एक डिफरेंट तरीका है, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, जैसे मान ले कि एक अल्कोहल है ROH और एक अल्कोहल है R-OH, और मैं चाहता हूं कि इससे 100% ROR- बनाया जाए मेजर प्रोडक्ट, या फिर मेजरली प्रीडोमिनेंटली यही बनाना चाहता हूँ मैं, ये नहीं चाहता कि साथ में ये भी बने, R और RR और ROR और R-OR- भी बने, वो मैं नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या करूँगा कि इन दोनों में से किसी भी एक का रिएक्शन, ध्यान से सुनना, किसी भी एक का रिएक्शन NaNH2 के साथ करा दो। देख रहा, NaNH2 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे RONA बन जाएगा, मालूम है ना भाई? और इसमें से किसी भी एक का रिएक्शन या तो PCl5 से करवा दो, या फिर PCl3 से करवा दो, या SOCl2 से करवा दो, या SO2Cl2 से करवा दो, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो ये एंड ऑफ द डे क्या बनाएगा, R-Cl बने। देख रहा, अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराओ तो ये बॉन्ड टूटेगा, Cl पे माइनस, R पे प्लस, और RO माइनस, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ROR- बनाएंगे, और ये ओनली प्रोडक्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट बन जाए, सिर्फ यही बने हमेशा। ठीक है, इस मैकेनिज्म से हमेशा ही हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल वाला। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिकल वाला इससे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्यों नहीं बन जाएगा, जब अनसिमेट्रिकल बना लो तो सिमेट्रिकल भी बन जाएगा, पर क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो इससे अच्छा हम लोग सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये वाला मेथड ज़्यादा सुटेबल है, अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए ये वाला मेथड ज़्यादा सुटेबल है, पर इससे सिमेट्रिकल भी बन जाएगा
पर उस वाले से अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है ना? इस सिंथेसिस को हम लोग कौन सा सिंथेसिस बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। लिखो, विलियमसन सिंथेसिस। और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, अभी छाप रहे हो, जल्दी छापो। नहीं, इन दोनों को सीधा ऐसे ही रिएक्शन कराते हैं, इसमें से वाटर थोड़ी निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। H2SO4 क्यों डालेंगे, सीधा ऐसे ही मिला देते। हाँ, लिखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। यार, इससे कम मेहनत में लिख सकता था मैं। वेट मत करो, लिखना शुरू करो। ये सब वेट करते हैं, लिखना खत्म करेंगे तब ये लिखना शुरू करेंगे। जल्दी करो, 5 मिनट का टाइम है। क्लास एक्सटेंडेड है, बता चुका हूँ, तो 1:30 बजे के बाद भी हल्ला मत करना। जब खत्म हो जाएगा छोड़ देंगे। क्या हो गया? हाँ, तो पानी पी लो। पानी पी लो, ऐसे डाइल्यूट हो जाएगा तो थोड़ा कम भूख लगेगी।
पेट में अल्कोहल बन रहा है। बना लिया। अरे कुछ करना नहीं है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ करो, अपने आप जो बनना होगा बन जाएगा। यहाँ क्या बन रहा है? CH3 दिख रहा है ना? यहाँ क्या बन रहा है? CH3 CH2 OCH3। इथाइल मिथाइल ईथर बन रहा है। और देखोगे ना तो यहाँ भी क्या बन रहा है? इथाइल मिथाइल ईथर ही बन रहा है ना? अरे यही बन रहा है। यहाँ अगर सही से बनाओगे तो ये कंपाउंड बनेगा, देखो ये इथाइल आइसोप्रोपाइल, और यहाँ भी सेम वही बन रहा है, यही बन रहा है ना बे? अब सवाल ये है कि जब दोनों से ही ये बन रहा है, इथाइल मिथाइल ईथर दोनों से ही बन रहा है,
इन दोनों में से किससे बनाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? किससे बनाना ज़्यादा सही है? क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये दोनों रिएक्शन से बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल मेथड? बन तो दोनों से ही रहा, कौन ज़्यादा सुटेबल ये बताना। क्वेश्चन ये था मेरा, ये प्रोडक्ट बनाना क्वेश्चन नहीं था, वो तो बहुत आसानी से प्लस को माइनस माइनस प्लस करो अपने आप बन जाएगा, सबने बनाया होगा। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मैं इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछूंगा तुमसे? क्या? अच्छा वही सोच रहे थे तुम, वो क्वेश्चन मैं कहाँ पूछूंगा भाई, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर दोनों में से यही बन रहा है तो इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज किया जाएगा जो जो सुटेबल होगा, तो कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल ये बताना। करो जो कहाँ है ऊपर वाला मेथड मोर सुटेबल मेथड है? हम्म। तो कार्बोकेटाइन उसका ज्यादा स्टेबल है नहीं, पर ये तो SN1 रिएक्शन है ही नहीं, प्राइमरी है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस लिए है, तो ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी? बैठ जाओ। यहाँ पर देखो, क्योंकि ये प्राइमरी है और स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो SN1 होता है कि SN2? SN2 है ना, तो ये RO माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा। ये बताओ कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ये CH2 के पास या CH3 के पास? CH2 के पास, तो किस पे अटैक करना आसान होगा? CH3 पे। तो कौन सा रिएक्शन इन दोनों में से फास्ट होगा? ये नीचे वाला है ना, तो कौन सा रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा? ये नीचे वाला। तो कौन सा मोर सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? ये नीचे वाला, दिख रहा है ना? तो ये जो नीचे वाला मेथड है इसी को अपन यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ये। समझ में आ रही बात? ये वाला देखो, दोनों में से यही बन रहा है, इन दोनों में से कौन सा मोर सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? यहाँ पे देख, इसमें इसका अटैक हो रहा है और इसमें इसका अटैक हो रहा है, कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ऊपर के नीचे पे? अबे देखना, तो कौन मोर सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ? ये नीचे वाला। तकलीफ में हो? यहाँ देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, दिख रहा है ना? दोनों जगह तो सेम ही बन रहा है, अब यही बन रहा है ना? तो इन दोनों में से कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है बे, ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे बोलो, नीचे वाला ज्यादा सुटेबल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, कम से कम प्रोडक्ट सारे सब लोग कितना सही, कितने लोग सही सही बना पाए थे? सारे प्रोडक्ट गलत। यहाँ ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, काहे नहीं बनता दिखाते हैं। ये देखिए टर्शरी है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या यहाँ पे जाके अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन बन जाता है। और यही चीज़ मैंने बताया था SN1 SN2 में, अगर याद हो तुम्हें, तो मैं बताया था SN2 रिएक्शन टर्शरी में नहीं होता, वहाँ एलिमिनेशन होने लग जाता। ठीक है, तो ये बनता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये सुटेबल मेथड क्या है? सिर्फ यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है, ये तो प्रोडक्ट भी नहीं बनता। तकलीफ में हो? यहाँ देखो, यहाँ दोनों ही जगह पे किसका फॉर्मेशन होगा? PHOCH3 का, एनिसॉल का फॉर्मेशन होगा। कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन? ये दोनों प्रोडक्ट तो सही से बनाए होगे, अरे बोलो। ठीक है, कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा सुटेबल है? CH3O माइनस का यहाँ पे अटैक या PHO माइनस का यहाँ पे अटैक? कितने लोगों को लगता है नीचे वाला मेथड मोर सुटेबल ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? हाथ उठाओ, नीचे वाला पे। अबे हाथ, कोई नहीं हाथ उठा रहा। और कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला मोर सुटेबल ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? कितने लोगों को लगता है दोनों ही मोर सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? और कितने लोगों को लगता है कि दोनों ही बेकार हैं, दोनों से ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा?
तो अभी अभी क्या करूं मैं, बताओ। लंबी सांस ले, ये देखो योगा टीचर। तो ऐसा है, 30 सेकंड का टाइम है, सोच। कहेंगे अच्छा 5 मिनट में तो सोच नहीं पाए, 30 सेकंड में लगता है कि सोच ही लेंगे, इतना ज्यादा। अबे कुछ तो एफर्ट डालो अपने साइड से। देखो मैं जानता हूं कि तुम लोग पता नहीं मैच देखते हो कि नहीं देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो या नहीं देखते हो, या कोई फुटबॉल या कोई भी मैच देखते हो या नहीं देखते हो, कोई भी स्पोर्ट्स देखोगे ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, एप्रिसिएशन उसी को मिलता है जो पूरे टाइम एफर्ट लगाता रहता है, और रिजल्ट भी उसी को मिलता है। ठीक है, यार याद तो नहीं करना चाहता था मैं, पर इस बार के वर्ल्ड कप का फाइनल तो तुम्हें याद ही होगा, है ना। इंडिया की टीम बहुत बढ़िया थी, पर तुम उस मैच की रिकॉर्डिंग देखना, हर बॉल पे बॉलर का एफर्ट दिखेगा, विकेट कीपर का एफर्ट दिखेगा, और उस बॉल को पकड़ने के लिए हर उस फील्डर का एफर्ट दिखेगा जो उसके जोन में आ रहा था। तो हर एक बॉल पे एफर्ट करना जरूरी है, हर रोज। प्रिपरेशन कोई ऐसा पूरा ये जो एंड एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन नहीं होता। ठीक है, रोज प्रिपरेशन होता है, डेली डेली का प्रिपरेशन। हर एक बॉल है रोज, हर रोज एफर्ट डालना पड़ेगा, तब भी एंड में रिजल्ट आएगा। इससे छोटा छोटा पॉइंट होता है। किसी भी दिन ऐसा लगता है कि अब अगर तुम्हारे दिमाग में देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ना दो चीजें रहती हैं लोगों के दिमाग में, तभी एफर्ट नहीं पड़ता। एक तो दिमाग में उनके आता है कि यार मेरा तो हो ही जाएगा, है ना, बस थोड़ा सा मेहनत करना हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट पिछले साल भी ऑलमोस्ट 600 प्लस के नंबर आए थे, इस साल थोड़ा सा मेहनत करेंगे 625 हो जाएगा, आराम से एमबीएस मिल जाएगा, चले जाएंगे। तो इसलिए एफर्ट नहीं डालते लोग, और इसलिए धीरे धीरे नीचे चले जाते। इंडिया वाले जैसे, उनको लगा कि हम तो जीत ही गए, हम बना होम ग्राउंड है, जीतते आ रहे हैं, इनको भी हरा ही देंगे। वो एफर्ट डाल ही नहीं रहे किसी बॉल पे, न कैच पकड़ने का एफर्ट दिखा रहे हैं, न बैटिंग करने का एफर्ट दिखा रहे हैं, बॉल भी ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि बस अब क्या ही बोले, गाली देने का मन कर रहा था। दूसरे वो होते हैं जो ये सोच के एफर्ट नहीं डालते कि अब क्या ही होना है ना, अब तो हार ही गया मैच, तो अब एफर्ट डाल के क्या फायदा। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे मैच जिसमें एकदम टीम हार चुकी है, फिर भी हारने वाली टीम एफर्ट डालना नहीं छोड़ती, और उस मैच का गेम मतलब उस मैच का रिजल्ट पलटते हुए देखा मैं। और मैं सिर्फ मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन की भी बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को कि एकदम ऐसे इंसान जिनको लगा कि ये तो क्या ही सेलेक्ट होंगे बे, इनके अंदर तो कैपेसिटी है ही नहीं, पर क्योंकि वो शुरू से लगे रहे, हर बॉल पे एफर्ट डालते रहे, हर रोज एफर्ट डालते रहे, हर एक क्वेश्चन पे एफर्ट डालते रहे, एंड में जाके रिजल्ट चेंज हुआ। तो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर एफर्ट डालना तो तुम्हारे हाथ में है यार। श्रीमद् भगवद गीता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ा करो। अब मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, पर मैं जानता हूं कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल की चिंता तुम कहाँ कर रहे हो, अपना काम करते रहो, अगर उस डिजर्व करोगे तो मिल जाएगा। पर तुम अपना ही काम नहीं कर रहे हो और तुम सोचोगे कि फल भी मिल जाए, तो कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। एफर्ट डालना पड़ेगा, और एफर्ट डालने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर होता है। एक ऐसा काम जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, हम नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता यार, ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। पर अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तुमको हर रोज एफर्ट डालना पड़ेगा, हर रोज। एक ऐसा काम जो करने में तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ऐसे ही डेवलप होता है। मैंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बताया है तुम लोगों को, और वो तुम्हें अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग करना चाहते हो तो अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और वो आलसी आदमी है तब अपना तुम्हारा कॉन्शियस माइंड। कुछ भी नया चीज करना चाहते हो, अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, मतलब कि नीचे की तरफ डिक्लिनेशन है, फैक्ट। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं रिजल्ट निकल रहा कोई बात नहीं,
अरे प्रिपरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पूरा लाइफ टाइम बदलता है इसमें। अभी जो करोगे ना प्रिपरेशन के टाइम पे, वही पूरे लाइफ टाइम करोगे। मतलब क्वेश्चन नहीं लगाना, जो जो एटीट्यूड है तुम्हारा टुवर्ड्स प्रिपरेशन, वही पूरा लाइफ तुम्हारा लाइफ की तरह एटीट्यूड रहेगा। कुछ लोग इसमें हैं जो मेहनत करते हैं, वो पूरी लाइफ मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ दिखेगी उनको। कुछ लोग है छोड़ देंगे कि अबे ठीक है मेरे बस का नहीं, अबे नहीं बस का ट्राई तो कर। छोड़ दोगे तो वैसे भी नहीं सॉल्व होगा वो तो। ट्राई करोगे तो 5% चांस तो है कि हो जाए। चल मान लेते 0% चांस है कि ना हो, 0% चांस है कि हो जाए। मान ले क्वेश्चन है जिसको पता है कि तेरा नहीं होगा, फिर भी ट्राई तो कर। ट्राई करेगा तो उससे लड़ने की ताकत मिलेगी, समझे? तो क्या पता उससे आसान क्वेश्चन आराम से हो जाए। रियल में ऐसे ही करना पड़ता। अगर किसी से फाइट करना है ना, कुश्ती लड़ना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, तो सबसे जो स्ट्रांग टीम है उसके साथ खेलो। उसके साथ हारोगे ना तो भी ग्रोथ रहेगी तुम्हारी, तो भी इंप्रूवमेंट रहेगा। पर एफर्ट ही नहीं डालोगे तो क्या ही कोई करेगा। कुछ तो डालो, कैसे काम चलेगा। खैर, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस वाले में ये ऊपर वाली रिएक्शन होती ही नहीं है। और ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है क्योंकि ये एक एराइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो सुटेबल मेथड क्या, इट इज द ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द PHOCH3। ठीक है, वो इतर बनाने का खाली वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ही, वो ऊपर वाले से बनता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? टाइम हो गया, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो जाने दो, नहीं पढ़ा तो। देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, नीट का एग्जाम भले ही नजदीक आ गया है ना,